छाया का स्थान हो, वहाँ पर चिड़ियाओं के लिए पानी के पात्र और हो सके तो मिट्टी वाला पात्र रखें, हाँ, ये तो प्लास्टिक या लोहे का ना रखें। दाने आदि की व्यवस्था करें क्योंकि हम ही ने ही पेड़-पौधे काट कर वहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा किया है। है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है रफ़ाह का। हमने देखा कि जिन स्टार्स को हम या फिर युवा आजकल के बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं और वो लोग रफ़ाह के पीछे लगे पड़े हैं और वो लोग मुझे बाद में पता लगा कि वो तो एकदम पूरा कैंपेन था। कैंपेन था। अजीत भाई, किस प्रकार से मानवता समाप्त हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर से चंद पैसों के लिए कि एक वह सिटी जहां पर मासूम बच्चों और लड़कियों को गिरफ्तार करके रखा गया है, उसके उसको लेकर के एक एआई जनरेटेड फोटो बनाया जाता है और फिर कहा जाता है कि ऑल आइज ऑन रफा। तो ऑल आइज ऑन रफा तो है, लेकिन मासूम बच्चों के लिए क्यों नहीं, कि जिनको 7 अक्टूबर से लेकर के आज तक उस दुर्दांत अवस्था में रखा जा रहा है। रफा वाला जो मामला है, मुझे तो पहले लगा ये लोग राफेल नडाल की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेड क्ले पे वो खेलता है और वो जो आप यदि आप देखोगे तो लाल ही है वो धरती। तो मुझे लगा कि यार ये फ्रेंच ओपन अलग जगह पे तो नहीं हो रहा है और ये सारे सेलिब्रिटी हाँ वो रोलांड गैरो को क्यों दिखा रहे हैं। और फर्स्ट राउंड में ही जो है ज़ेरेव से हार करके नडाल निकल भी गया। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये जो फूके हुए कारतूस हैं, ये बी लिस्टर्स, सी लिस्टर्स, डी लिस्टर्स जो हैं, जिनमें से बहुतों की पहचान जो अपने पतियों के कारण है, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है और वो अपने पतियों को भी ले डूबेंगे। क्योंकि आजकल फैन वार्स और ये सब जिस स्तर पे पूरे आईपीएल के दौरान हमने देखा है, वो विकृत से भी विकृतर होता ही जा रहा है। ऐसे में ये लोग जो कर रहे हैं, मतलब वो अनएक्सेप्टेबल है। आपके मतलब कोई भी सेंसिबल आदमी जो 7 तारीख की भयावह बॉलीवुड का ये कहना है कि पब्लिसिटी चाहिए बस, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, पब्लिसिटी चाहिए। और अगर उसके लिए उनको उनको कोई 4 पैसे भी दे रहा है ना, तो उसके लिए वो तो सोने पे सुहागा हो गया उनका काम। उन्हें फर्क नहीं पड़ता बॉलीवुड को। इसीलिए अब जो जनता है ना, पब्लिक है, अब वो उनको सीरियस नहीं लेती। हाँ, ये है कि भी उनकी जो सी की हुई पोस्ट होती है या उनके हैशटैग्स होते हैं, वो कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन यूज कर लेते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, इसके लिए दुनिया आजकल खड़ी भी इन्हीं चीजों पे है। लेकिन हाँ, जो रियल में लोग हैं ना, जिन्होंने रियल में सरकार चुननी है, जिन्होंने वोट करनी है, उन पे ये व्यूज वगैरह इनका कोई असर नहीं होता। तो ये भांड लोग हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं है। को जानता है 7 अक्टूबर को जो हुआ था, 40 बच्चों को मार दिया गया एक बार में, जीवित जला दिया गया, माइक्रोवेव में डाल दिया गया। उसके हमने काले रंग के टुकड़े देखे हैं, हमने उसके वीडियोस देखे हैं। आईडीएफ ने विश्व भर के 40 पत्रकारों को, 50 पत्रकारों को बुला करके दिखाया था कि यार वो इजरायली कुत्ते तक को नहीं छोड़ रहे थे कि ये भी यहूदी कुत्ता है। उस तरह से बुजुर्ग महिला के साथ रेप कर रहे हैं, मतलब मृतका है उसके साथ रेप हो रहा है। आप बगल में सांस ले रहे हो, आपका रेप हो रहा है। कोई मरा हुआ आपका मित्र है, उसके साथ रेप किए जा रहे हैं। जीवित है तब रेप हो रहा है। हाथ पांव तोड़ करके घुमा रहे हैं और जो है ओला उबर के नारे जो है वो लगते जा रहे हैं। ये सारा कुछ जितने भयावहता के साथ कवर हुआ था इसी इंस्टाग्राम पे, इसी ट्विटर पे, जहां पे ये लोग हैं, तो फिर बात वही आती है कि यार नहीं, इनको कुछ लोगों ने पूछा हिंदुओं ने कि नहीं बताओ यार, ये कश्मीर नरसंहार पे नहीं बोले, वो बदायूं पे चुप रहे। भाई तुम भी पैसा दे दो, वो नंगे होकर खड़े हो जाएंगे। नंगे होकर के ये सेलिब्रिटीज जो है ना, वो अपने छाती पे, पेट पे लिखवा लेंगे ऑल आइज ऑन कश्मीर इफ यू हैव एनफ मनी। पैसा दो उस तरह से। ये मुझे लगता है कि रोना गाना हमारा मतलब दूसरे पक्ष में जाकर के कि उस पे नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे। बात है पेड ट्वीट्स की, बात है पेड ट्रेंड्स की। यू पे देम, दे विल राइट फॉर यू। और उसके बाद एक और चीज दिखी कि शाहरुख खान जो है, उससे बहुत लोग पूछ रहे थे कि तू क्यों नहीं बोल रहा है रफा पे, वो सबको ब्लॉक किए जा रहा है। तो ये वाला भी एस्पेक्ट है। बात घूम फिर करके अंत में वही आती है कि रफा में जहाँ पे अभी भी बच्चे बंदी हैं, जहाँ पे अभी भी महिलाएं मतलब
दर्जनों की तादाद में मुझे लगता है कि होस्टेज बनाए हुए हैं। और हमास ने कल मुझे लगता है बोला कि हम सारी शर्तें उनकी मानने को तैयार हैं यदि वो गाजा पे आक्रमण करना बंद कर दे। तो अब वो घुटनों पर झुक करके आ गए हैं। और ये जो रफा उफा वाला तब हुआ जब ये रिटेलिएट करने के लिए पूरा प्रोग्राम बना रहे थे और इन्होंने सील कर दिया। मिस्र वाला जो पूरा का पूरा बॉर्डर था जहां से इनको गन्स और हथियार ये सब जो आया करते थे, तो वो वाला हुआ है। तब ये बिलबिला करके ये पूरा प्रपंच रच रहे हैं। और इससे एक प्रश्न और उठता है कि इससे साबित क्या होगा, हासिल क्या होगा। हासिल कुछ नहीं होता है इससे। जिनको लगता है कि नहीं यार, जो बिलीव नहीं करते हैं फिलिस्तीनी कॉज में, वो बिलीव करें, नहीं नहीं, इसका केवल एक और एक हासिल है कि दे विल ट्राई टू मैनेज सम फंड्स, रेज करेंगे कुछ पैसे जो वापस में भारत जैसे जगहों पे गजवाए हिंद या ये सब बम फोड़ने के काम आएगा। और ये स्टूपिडिटी में, ये अपने मॉर्निक एटीट्यूड के कारण दे आर फंडिंग देयर ओन डिमाइज by putting out these kinds of stories. इसमें मैं दो चार बातें ऐड करना चाहूंगा। मतलब सबसे पहले तो ऑल आईज ऑन रफा, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज आया कहां से? जी जी। तो इसके लिए मैं कहानी सुनाता हूं आपको 7 अक्टूबर के बाद से। 7 अक्टूबर के बारे में अभी अजीत भाई ने बताया कि 7 अक्टूबर को क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद ये ऑल आईज ऑन रफा कहां से आया और अब कहां से प्रयोग में आ रहा है। ऑल आईज ऑन, ये मतलब फरवरी की अब हम बात करें, अक्टूबर तो हो गया, अक्टूबर के बाद हम फरवरी की बात करें। जैसे ही 7 अक्टूबर हुआ उसके बाद से 8 या 9 अक्टूबर से इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया था। रिटेलिएट करने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने भी सिविलियंस हैं फिलिस्तीन में या गाजा पट्टी में, जितने भी सिविलियंस हैं वो यहाँ से नॉर्थ साइड से निकल के साउथ साइड में चले जाओ, क्योंकि हमास का जो बेस है वो नॉर्थ में है और हम हमास के बेस पे अटैक करेंगे। तो उन्होंने पहले कहा सिविलियंस को कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे, मैं आपके एडिटर से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ना वो फिलिस्तीन का मैप दिखाएं, और फिलिस्तीन के मैप में अगर देखेंगे तो हाँ मैं भेज दूंगा वैसे। तो फिलिस्तीन के मैप में अगर बिल्कुल नीचे की साइड आप देखोगे, साउथ की साइड पे, तो वहां पे आपको रफा दिखेगा, बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर पे, ठीक है। अब इन्होंने, इजराइल ने पहले आपको कह दिया क्या कि नॉर्थ से आप निकल जाओ सारे सिविलियंस, नॉर्थ में हमास का बेस है, हम नॉर्थ पे अटैक करेंगे। हाँ, ये सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले कि इजराइल ने है ना जो इजिप्ट पे अटैक कर दिया। कि भी जैसे हम देखते हैं पोस्ट आती है कि क्या अब होगी वर्ल्ड वॉर 3, ऐसे लिखा होता है वहाँ पे, क्योंकि इजराइल ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो मेरे को लगता है ये जो नैरेटिव बाद में गढ़ा गया ना, ये एकदम से किसी ने कैच किया और उन्होंने कहा यस, उन्होंने इजिप्ट पे अटैक किया, लेकिन हम, क्योंकि करना तो बॉर्डर पे ही है, कि भी अब हम इसको जो है रफा पे दिखा सकते हैं। इस अटैक को हुआ इजिप्ट पे, लेकिन हम रफा पे दिखा सकते हैं इस अटैक को। नैरेटिव है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये भी कोई सच नहीं है। मतलब क्या सी चलते हैं दुनिया में, मतलब सब आपको पता ही है। सारे सिविलियंस वहां से निकल के भाग गए कहां, रफा में, बिल्कुल साउथ मोस्ट एरिया में, ठीक है। अटैक हुआ नॉर्थ पे, अब नॉर्थ पे अटैक चलता जा रहा है, तब से चलता जा रहा है। फरवरी में इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके जो हॉस्टेज बना के इजराइल से लेके आए थे, और सैकड़ों की संख्या में थे हॉस्टेज, कोई ये 42-44 नहीं थे, सैकड़ों की संख्या में थे। ये 7 तारीख वाले है ना, ये 7 तारीख को जो हॉस्टेज बना के वहां से लेके आए थे वो 200-250 तो मैंने पढ़ा है नंबर, तो इतने, और बल्कि ज्यादा है ये और भी निकल रहे थे उसमें, ठीक है। तो ये वहां पे हॉस्टेज बना के लेके आए। अब ये हॉस्टेजेस थे इन्होंने कहाँ रख दिए, जहां पे सारे सिविलियंस चले गए थे फिलिस्तीन के, रफा में। तो इन्होंने फरवरी में अटैक किया रफा के ऊपर, अपने हॉस्टेजेस छुड़ाए वहां से, और कुछ हॉस्टेजेस निकाले भी। बिल्कुल, जब इजराइल ने अटैक किया फरवरी में तो कुछ हॉस्टेजेस वहां से निकाल भी आए थे। हाँ, और उस अटैक में 84 फिलिस्तीन के सिविलियंस मर गए, ठीक है। तो उसके बाद यूएन के एक बंदे ने, यूएन का जो बंदा फिलिस्तीन में रह रहा है, उसने पहली बार बोला था ऑल आईज ऑन रफा। तो एक फ्रेज जो फरवरी में बोला गया था, वो फ्रेज पूरी दुनिया में
मई में ट्रेंड कर रहा है। उस टाइम साला किसी ने इस पे 1 लाख से ज्यादा लोग ऑल आइज ऑन रफा मई में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? जी। फरवरी में बोला था साला, आज क्यों लिख रहे हो? पेड़, केवल और केवल पेड़ है, इसी के कारण। मतलब ये तो साफ साफ प्रूव कर रहा है ना, तब बोला गया था, आज तो काय प्रूव? और ये पेड़ है, उसका तो प्रूफ भी आया है अभी। भाई टूल किट होती है। और ये फिर उसके बाद जब इजराइल ने वहां पे अटैक किया तो उसके बाद इजराइल ने कहा कि देखो यहाँ से तुम हमास के लोगों को हटा दो, हमारे हॉस्टेजेस को दे दो, हम अटैक करना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया साला, फिलिस्तीनियों ने, हमास ने अपना बेस जो था वो नॉर्थ से हटा के यहाँ पे इस सिटी में रफा में बना दिया। अब रफा में यहाँ के इसके हमास के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े टेररिस्ट, आतंकी थे, और इजराइल ने कहा कि भाई यहाँ पे आतंकी हैं तो हम अटैक करेंगे। तो यूएन ने इजराइल को कह दिया कि रहने दो, आप रफा पे अटैक मत करना, बेशक वहां पे आतंकी है पर वहां पे सिविलियंस में, प्लीज आप अटैक मत करो। नेतन्याहू ने उसकी बात मान ली और कहा कि ठीक है हम अटैक नहीं करते। लेकिन ये जैसे ही हुआ उसके अगले ही दिन हमास ने इजराइल के ऊपर भनाभन मिसाइलें दाग दी। वो मिसाइलें डेटोनेट की उन्होंने, उनको निष्क्रिय किया इजराइल ने। लेकिन फिर भी जो अटैक था, अटैक का जवाब तो देना था। अब बड़े बड़े अधिकारी जो हैं आपने, बड़े बड़े आतंकी जो हैं आपने रफा में छुपा के रखे हुए हैं, हॉस्टेज भी रफा में छुपा के रखे हुए हैं। तो ये अटैक कहाँ करेंगे? नॉर्थ में। अटैक भी तो रफा में ही करेंगे फिर। तो रफा में अटैक हुआ। अब रफा में अटैक होते के साथ ये बिलबिला उठे, 45 सिविलियन मरे, तो 2 बड़े टेररिस्ट भी मारे गए। वो तो बता नहीं रहे आपके, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट 2 मारे गए। और मुझे लगता है कि देखो सिविलियन तो ये चिल्ला रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि वहां की जितनी आबादी है टोटल, इन्होंने ना केवल दशकों से इन लोगों को, इन आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, फंडिंग की है और सारा हर तरीके से सपोर्ट किया है। और हम कह रहे हैं उनको सिविलियंस हैं, अगर वो सिविलियंस होते, उनको पता है कि इन लोगों की वजह से हमारे देश के ऊपर हमला हो रहा है, तो निकाल के बाहर कर देते। नहीं करते हैं ना, शरण देते हैं और अपने घरों से बच्चे जमा करते हैं उनके उस संगठनों में भरने के लिए। इसका वो क्या है ना, 1 सेकंड बस, सिविलियंस की बात आप कर रहे हो ना, 2006 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। इन्हीं सिविलियंस ने हमास को वोट देके चुना था, ठीक है। इन्हीं सिविलियंस ने 2006 में इलेक्शन हुए, उसके बाद से आज तक वहां पे इलेक्शन नहीं हुए। 2006 में जैसे इलेक्शन हुए, हमास जीता, 600 लोगों को डिमोनेटाइज हो चुका है। इतनी सारी बातें हैं, अगर हमने इसमें इतनी सारी बातें कर रहे हैं, 600 लोगों को उन्होंने मतलब कर दिया, ठीक है। उसके बाद खतना कर दिया है। गले से खतना था। तो 600 लोग मारे गए। उसके बाद से आज तक भी वहां पे चुनाव नहीं हो पाए। तुम काहे कि सिविलियंस हो जब तुम हमास को चुन रहे हो। और हमास क्या कर रहा है? हमास ये कर रहा है कि 80% लोग वहां पे जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 47% का वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इजराइल इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड देके, ठीक है। और ये हमास क्या कर रहा है? हमास को फंड्स देते हैं, कतर जैसे देश या फिर यूएन वगैरह या आईएमएफ वगैरह फंड्स देते हैं ताकि ये जो गरीब है इनकी मदद हो सके। वो क्या करता है? इस पूरे फंड से आर्म्स एंड आर्सेनल्स एंड वायलेंस की सारी चीजें खरीदता है, टनल्स बनवाता है, इजराइल में घुसता है टनल्स के थ्रू और इजराइल पे आतंकी हमले करता है और बच्चों को किडनैप करके ले आते हैं। जी, मैं इसी में आपसे पूछना चाहूंगा, नुसरत भरूचा जो कि एक एक्ट्रेस है, 7 अक्टूबर को वो वहीं पे थी, अचानक से वो बम गिरते हैं, वो फिर एक वीडियो बनाती है, फटी हुई, उसके चेहरे पर स्पष्ट झलकता है कि भैया हाँ हो रखा है बिल्कुल। तो लेकिन वही महिला जो कह रही थी उस टाइम पर के इजराइल की सरकार का थैंक्स, भारत की सरकार का थैंक्स, जिन्होंने मेरी जान बचाई, तो वही आज कह रही है कि ऑल आइज ऑन रफा, और पैसे लेकर के उन बच्चों के प्रति जो उसकी सहानुभूति होनी चाहिए थी कि जिनके बाप ने उनकी जान बचाई होगी, वो बेच करके वो और बेशर्मी के साथ में उन लोगों के लिए कैंपेन कर रही है जो कि उन बच्चों की जान ले रहे हैं। तो इसके पीछे आप सिर्फ पैसे को मानते हैं या कुछ और भी चीज है? नहीं, इसके पीछे मैं एक और चीज को मानता हूँ जिसको बोलते हैं अज्ञानता। जी। अब इसमें 2 चीजें आई थी, एक तो नुसरत भरूचा वाला या फिर बाकी सेलेब्स का जो एग्जांपल है वो आ गया। जी जी। दूसरा एग्जांपल दिया जा रहा था कि जो फिलिस्तीन के सिविलियंस हैं वो बेकसूर है, वो मारे जा रहे हैं, इस टाइप से भी एक बात आई थी बीच में। और आपने कहा था कि भी वो जो आतंकवादी हैं उनको प्रश्रय दे रहे हैं, हाँ। है ना। 2 टाइप की बात है इन दोनों। मेरे को लगता है ना, जैसे पहले तो आप न्यूट्रल रह सकते हो, लाइक जैसे अजीत भारती ने बोला
कि भी शाहरुख खान से लोगों ने पूछा कि भी भाई तू क्यों नहीं बोल रहा उसके ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, वो सीधा सीधा उन बंदों को ब्लॉक मार रहा है, अगले को नहीं कुछ भी चाहिए, सीधा सीधा ब्लॉक मार रहा है ना। या आप वैसे रह सकते हो, या आप अगर आप कूद गए हो ना इसमें, तो वही पैसे वाली बात है, तो आप फिर, और वो सेलिब्रिटी हैं, पैसा पैसा फेंक तमाशा देख, बस। इनके दिल में किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पैसे के हैं, पैसा दो, ये कुछ भी करेंगे, नंगे होके भी नाचेंगे, बस। टाइप की बातों में एक चीज मुझे कॉमन लगती है, वो है फ्री पैलेस्टाइन का नारा। हाँ। अब फ्री पैलेस्टाइन का क्या मतलब होता है? फ्री पैलेस्टाइन का मतलब होता है कि जो आज का इजराइल का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 70 लाख यहूदी रह रहे हैं और बाकी कुछ संख्या में जो अरब के मुसलमान हैं वो रह रहे हैं, लगभग वहां पर 70% आबादी जो है वो यहूदियों की है जी। तो इतनी बड़ी संख्या में जहां पर आबादी रह रही है, उस पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीन का राज आ जाए, इजराइल खत्म हो जाए जी। इजराइल का खात्मा, इसका मतलब फ्री पैलेस्टाइन है, राइट। तो अब फ्री पैलेस्टाइन के लिए आपको इजराइल खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए एक थॉट माइंड में है कि इजराइल था ही नहीं, इजराइल ने 1948 में यहाँ पर कब्जा किया है। ये एक थॉट जो है वो वहां पर समाज के और जो आम नागरिक है उनके दिमागों में घुसाया जा चुका है। और सामान्य विज्ञान की जो सामान्य विज्ञान कह रहा हूँ, नॉर्मल जो उनकी पुस्तक है उसमें डाला जाता होगा बच्चों के पाठ्यक्रम में। अभी हमने तो ये देखा था ना कि जो सऊदी अरेबिया है उसमें भी बच्चों को ये पढ़ाया जाता था कि ये जो है ये यहूदी जो है ना, ये साले क्या शब्द क्या बोलना है, वो जो उनकी दीनी किताब में लिखा है ना, वो एक्चुअल उनके सिलेबस में था। पर क्या ये बातें सच हैं? नहीं। इजराइल क्या वो एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था? मैं दो कहानियां सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और लोग बड़े मजे लेकर सुनेंगे इस चीज को, मुझे पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आज से लगभग हम चलते हैं, आज क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, 1000 BC में चलते हैं, 1049 BC, मतलब आज से 3,500 साल पहले की बात है। हाँ, इतना मोटा लगभग 3,500 साल पुराना लगा लो। तो इस कालखंड में 1049 BC से 930 BC तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता है इस पूरे क्षेत्र में जी। उस साम्राज्य को किंगडम ऑफ यहूदा या फिर इजराइल के नाम से जाना जाता था जी। तो इजराइल पौराणिक कहानियों के हिसाब से, पौराणिक इतिहास के हिसाब से एग्जिस्ट करता था फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उस क्षेत्र में ना कुछ उपद्रव की स्थिति हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, बिकॉज 12 कबीले थे, 12 ये यहूदियों के, तो उनमें कुछ स्थिति उत्पन्न होती है। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा उपद्रव की स्थिति होती है, कालखंड बीतता है। 686 ईस्वी में ईसा से पूर्व क्या होता है कि बेबीलोनियंस जो होते हैं, बेबीलोन के का साम्राज्य वो अटैक कर देता है इजराइलियों पर। और जो ये पहला कालखंड मैंने बताया था, इसमें इजरायली क्या करते हैं, यहूदी क्या करते हैं, अपना पहला जो टेंपल था वो बना लेते हैं, जिसको टेंपल ऑफ सॉलोमन बोलते हैं लोग। वो इनकी पवित्रतम, जैसे मुसलमानों का मक्का है, वो पवित्रतम स्थान था इनके लिए। तो बेबीलोनियंस आए 686 ईसा पूर्व, उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने पूरे क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार कर लिया और यहूदियों को मार मार के भगाया जी। एक्सोडस हुआ, पलायन हो गया, और जो उनका पहला टेंपल था उसको विनाश कर दिया। कालखंड भी तब वो बड़े शक्तिशाली थे बेबीलोनियंस। अब क्या होता है कि सबकी शक्तियां जो होती हैं वो हर समय नहीं चलती, वो कमजोर हुए, पर्शियंस ताकतवर हो गए। पर्शियंस ने क्या किया, पर्शियंस ने उनको हरा दिया बेबीलोनियंस को। अब पर्शियंस की यहूदियों से दुश्मनी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, वो जो पलायन कर गए थे लोग उनको वापस बुलाया, और इनका जो पहला मंदिर था, पहला टेंपल जो टेंपल ऑफ सॉलोमन था, उसको दोबारा से बनवा दिया। बड़े खुश ये लोग, चलो भाई आप हमारे ऊपर राज कर रहे हो, बट आपने हमें इज्जत तो दी कम से कम। अब तक हमने ये स्थिति देखी है कि इनके ऊपर 2 अटैक हो चुके हैं, अब तीसरे अटैक की बारी थी। अब आते हैं रोमन्स। पर्शियंस कमजोर हुए तो रोमन्स आ गए। और रोमन्स जो थे, रोमन्स की इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अब रोमन एक बड़ा साम्राज्य था, तो रोमन्स ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको नॉर्मल स्थिति में रखा, और ईसा से लगभग 53 वर्ष पूर्व इनको एक रिलीजन का स्टेटस दे दिया, एक सम्मान का स्टेटस दे दिया। और ईसा से 40 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या किया
कि गवर्नेंस का अधिकार इनको दे दिया यहूदियों को, यानी कि हम एक तरीके से राजा रहेंगे। जैसे क्या होता है राष्ट्रपति, वोटिंग राइट मिल गया। नहीं वोटिंग राइट नहीं, जैसे अकबर के रजाकार थे। नहीं, पॉइंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति सबसे बड़ा अध्यक्ष है देश का, प्रधानमंत्री सारा काम संभाल रहा है, तो गवर्नेंस का अधिकार इनको दे दिया कि भाई आप सारा काम संभालो, हमसे पूछ के काम संभालो, बस ठीक है, हमारी आज्ञा लो और काम संभालो। तो अब क्या हुआ, रोमन्स के अंडर, ये 40 बीसी की बात कर रहा हूँ, 40 ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, तो रोमन्स के अंडर सारा साम्राज्य ये चला रहे हैं, और जो इनका टेम्पल ऑफ सोलोमन है इस पर भी इनका अधिकार है। पर क्या होता है ना, जब थोड़ी ताकत हाथ में आ जाती है ना, करप्शन आ जाता है, और इसी कहानी के बीच में आ जाते हैं हमारे ईसा मसीह जी। तो ईसा जो थे, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कुछ आंदोलन छेड़ दिया। अब आंदोलन छेड़ दिया कि भाई ये टेम्पल ऑफ सोलोमन, जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात तुमने बोल दी है, एक लाइन काटी जाएगी और फिर तुम्हें काटा जाएगा, मैं बताया इतनी। हाँ भाई देखो जो अब जो पैदाइशी जो हुआ तो हुआ पैदाइशी जो चीज है वो बात कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, वो कहते हैं भाई इसमें बड़ा करप्शन हो रहा है इस टेम्पल में। ये टेम्पल में जो अब यहूदी थे उस टेम्पल में जो था, सारे संचालन वही कर रहे थे, तो टेम्पल में करप्शन है, वो टेम्पल में घुस जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तब तक उनकी कुछ फॉलोइंग भी हो जाती है, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे की तरह। तो क्षमा कीजिएगा, तो क्या होता है, ये चैनल, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं, चैनल ही उड़वा देगा भाई। इसे कटवा देना, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप लीजिए पंगा लीजिए, कोई बात नहीं, आपके चैनल पर है। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जीसस क्राइस्ट मंदिर में घुस जाते हैं, टेम्पल ऑफ सोलोमन में, और वहां पे चैलेंज कर देते हैं सारी चीजों का। वहां पे एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, आंदोलन सा हो जाता है वहां पे पूरा। अब जब इतना बड़ा पंगा हो गया तो लोग तो प्रभावित होंगे, लोग प्रभावित होने लग जाते हैं। तो जो टेम्पल में बैठे करप्ट अधिकारी थे, जो संचालन कर रहे थे, वो धर्म सत्ता में थे, और राज्य सत्ता भी जूस के हाथ में थी। तो ये दोनों मिलके जीसस क्राइस्ट को सलीब पर चढ़ा देते हैं, और रोमन से पूछते हैं, रोमन्स की आज्ञा लेते हैं। रोमन्स कहते हैं भाई अपने आप देख लो। तो उन्होंने देख लिया अपने आप, कितनी ब्रुटैलिटी से वो हत्या हुई है वो सब जानते हैं उसके बारे में। यहाँ से क्या होता है कि अब एट टाइम्स क्या होता है ना कि आपने किसी को सलीब पर टांग दिया, किसी की हत्या कर दी, किसी वो सारी चीजें, उसके बाद कहानियां वो सारी चीजें पनपने लगती हैं। तो क्रिश्चियनिटी का यहाँ से बहुत बड़ा एक जन्म हुआ, यहाँ से जन्म हो जाता है, और उसके उपरांत एक के बाद एक डिसाइपल्स, फॉलोअर्स और बनते जाते हैं, बाइबल वगैरह आती है और वो सारी चीजें होती हैं, और इसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं रोमन्स। अब क्या होता है, ईसा के 70 साल बाद, ईसा की मृत्यु के 70 साल बाद एक टाइटस नाम का राजा आ जाता है। और टाइटस क्या करता है साला, कि वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हो गया, तो वो जूस का कत्लेआम मचवा देता है। जूस भागते हैं इधर उधर, हर जगह छिटक के भागने लगते हैं दुनिया में, और करीब 60 साल तक ये संहार चलता है। ईसा के 135 साल बाद, यानी कि उसने 70 साल में शुरू किया टाइटस ने, और 135 साल तक ईसा के बाद वो चलता रहा, 60 साल लगभग, 60-65 साल। तो क्या होता है कि वो पूरा जो ओल्ड पैलेस्टाइन, ओल्ड इजराइल का क्षेत्र है, जैसे ओल्ड इजराइल कहते हैं, यरूशलेम वगैरह बड़ा होगा, वो सब यहूदियों से खाली हो जाता है, और तब पहली बार इस क्षेत्र का नाम फिलिस्तीन रखा जाता है। अब आप देख लो, करीब 1000 साल से 1100 साल हो गए हैं, 1100-1150 साल हो गए हैं, इजराइली था, तब जाके 1100 साल बाद फिलिस्तीन आया है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो रोमन्स थे वो प्रभावित हो गए क्रिश्चियनिटी से। रोमन इतना बड़ा राज्य भाई, यूरोप में और पता नहीं कहाँ कहाँ फैला हुआ। तो एक कॉन्स्टेंटाइन नाम का राजा आता है, उस पर फिल्म भी आई थी, कियानो रीव्स की फिल्म आई थी, उस राजा पे नहीं थी, उसका नाम था बस कॉन्स्टेंटाइन। तो वो राजा जो होता है ना, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है धर्म के रूप में, रिलीजन के रूप में, और जब राजा ने अपना ली तो प्रजा भी अपना लेगी। तो पूरे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी फैल जाती है, और पूरे रोमन साम्राज्य में जो पलायन करे हुए जूस हैं अलग अलग स्थानों पर वो बसे हुए हैं। ठीक है।
अब क्रिश्चियन प्रजा, क्रिश्चियन राजा, छिटके छिटके जूस जगह जगह पर, और क्रिश्चियन लोगों के भीतर ये भावना कि इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट की हत्या की है, ये भाव, इसी भाव के साथ सालों दशकों बीतते गए सेंचुरीज बीतती गई। बीच में जो मुसलमानों का भी आ गया कि वो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ टेम्पल ऑफ सोलोमन था, उस पर्टिकुलर जगह पे जो एक शिला थी, वहां से प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो बराक नाम के घोड़े पर उड़ के गए थे जन्नत। हाँ, अभी भी वो बना हुआ है। तो ये आ जाता है, ये मामला आ जाता है, ठीक है। अब बीतते गए सेंचुरीज बीतती गई। अब मैं सीधा इसको ना, बीच में भी बहुत तगड़ी इसमें रोचक कहानियां हैं कि उनको किस तरीके से जलील किया गया, वो किस तरीके से नरसंहार हुए टाइम पे, पर मैं इसको सीधा 19th सेंचुरी में लाऊं। अब तक हमने ये समझा है कि इजराइल एग्जिस्ट करता था, ठीक है, और इजराइल के जो ये लोग हैं यहूदी, इन्होंने अपना जो जिसे कहते हैं ना कि दावा इस क्षेत्र पे कभी छोड़ा नहीं। जैसे हमने कभी अखंड भारत पे अपना वो दावा नहीं छोड़ा है, अयोध्या पर नहीं छोड़ा, राइट। अयोध्या का एग्जांपल बिल्कुल सही। अब अगली जब भी कहीं यहूदी मिलते थे तो वो कहते थे कि हम जो है अब यरूशलेम में हैं। उनका हमेशा मिलने का और जाने पे कभी अलविदा नहीं कहते थे वो लोग। तो अब